शेख चिल्ली की कहानी। बुखार का इलाज। शेख चिल्ली को खुली आंखों से सपने देखने की आदत थी। दिन हो या भरी दोपहर, कभी भी चलते फिरते या बैठे बिठाए वो सपने देखा करता था। ऐसा ही एक किस्सा बड़ा ही मशहूर है। शेख चिल्ली अपने घर में बैठा बैठा एक दिन सपने में डूब गया। उसके सपने में देखा कि एक बहुत बड़ी और विशालकाय पतंग उड़ रही है, जिसके ऊपर वो सवार है। उसे बड़ा ही मजा आ रहा था और आसमान से नीचे देखने पर उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। वो खुशी से उड़ ही रहा था कि तभी उसकी अम्मी की आवाज आई और उसका यह मजेदार सपना पल भर में टूट गया। शेख चिल्ली की अम्मी जोर से पुकार रही थीं, शेख चिल्ली, ओ शेख चिल्ली, कहाँ हो तुम? अम्मी की आवाज पर शेख चिल्ली बोला, अम्मी आया अभी। अपनी ख्याली उड़ान से उतरकर शेख चिल्ली घर के आंगन की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही शेख चिल्ली अम्मी के सामने पहुंचा, अम्मी बोली, शेख चिल्ली, मैं तुम्हारी सलमा दीदी के घर जाकर आती हूँ। कुछ ही समय में उनकी बेटी की शादी है। मैं वहां उसी की तैयारी करने जा रही हूँ। अब वहां से मैं शाम को ही लौटूंगी और आऊंगी तो तेरे लिए मिठाइयाँ भी लेती आऊंगी। तब तक तुम जंगल जाकर दरांती घास काटने का औजार से कुछ घास काट लाना। पड़ोसी की गाय को चारे के लिए घास मिल जाएगी और हमें उसके बदले कुछ पैसे मिल जाएंगे। इस पर शेख चिल्ली बोला, हाँ अम्मी, ले आऊंगा। और फिर शेख चिल्ली जंगल जाने के लिए तैयार हो गया और उसने हाथों में दरांती उठा ली। तभी अम्मी ने नसीहत देते हुए कहा, सावधानी से जंगल की ओर जाना और रास्ते में कहीं बैठकर सपने न देखने लगना। वहीं दरांती को होशियारी से उपयोग करना और उसे अच्छे से पकड़ना, नहीं तो तुम्हारा हाथ कट सकता है। शेख चिल्ली ने अम्मी को तसल्ली देते हुए कहा, अम्मी चिंता न करें, मैं होशियारी से काम लूंगा। अम्मी के जाते ही शेख चिल्ली जंगल की ओर चल दिया। रास्ते में चलते हुए उसे उन मिठाइयों का ध्यान आने लगा जो अम्मी सलमा दीदी के यहाँ से लाने वाली थीं। उसे ख्याल आते रहे कि आज कौन सी मिठाई खाने को मिलेगी। शायद रसदार गुलाब जामुन या फिर स्वादिष्ट रसगुल्ले और पेड़े। यह सोचकर शेख चिल्ली का मुंह पानी से भर गया और उसकी लार टपकने लगी। का इलाज कैसे किया जाता है? मेरी दादी को भी अक्सर बुखार आ जाता है। मैंने हकीम को अपनी दादी का इलाज करते हुए देखा है। उन्हें देखकर मैंने भी बुखार का इलाज करना सीख लिया है। मैं इस दरांती का बुखार आसानी से उतार सकता हूँ। फिर क्या था, दरांती उठाकर जुम्मन आगे आगे चलने लगा और उसके पीछे शेख चिल्ली भी चल पड़ा। आगे जाकर जुम्मन एक कुएं के पास रुका और फिर उसने दरांती को पास पड़ी एक रस्सी से बांधा और फिर उसे कुएं में लटका दिया। उनका इलाज करने जा रहा हूँ। इस पर जुम्मन के पिता ने गुस्साते हुए पूछा कि यह इलाज का कौन सा तरीका है? इस पर शेख चिल्ली बोला कि यह तरीका तो मुझे खुद जुम्मन ने बताया है। उसी ने मुझे बताया कि हकीम दादी का ऐसे ही इलाज करते हैं और उसने मेरी दरांती का बुखार भी ऐसे ही ठीक किया था। शेख चिल्ली की ये बात सुनकर जुम्मन के पिता गुस्से से लाल हो गए और जुम्मन को घूरने लगे। अब जुम्मन अपनी ही चाल में फंस गया था और अपने किए पर शर्मिंदा था। जुम्मन के पिता को सारी बात समझ आ गई थी। उन्होंने जुम्मन को मारने के लिए डंडा उठा लिया और उसे पीटने लगे। नासमझ शेख चिल्ली हैरान था कि जुम्मन के पिता जुम्मन को क्यों मार रहे हैं। मगर जुम्मन के पिता इतने गुस्से में थे कि उसने उनसे कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा और घर लौट आया। घर पर शेख चिल्ली की अम्मी मिठाइयों के साथ उसका काफी देर से इंतजार कर रही थीं। कहानी से सीख। बुखार का इलाज। शेख चिल्ली की कहानी से यह सीख मिलती है कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले एक दिन खुद उसी गड्ढे में गिरते हैं। शेख चिल्ली की कहानी। रेलगाड़ी का सफर। शेख चिल्ली काफी चंचल स्वभाव का था।
वो किसी भी जगह ज्यादा वक्त तक नहीं टिकता था। ठीक ऐसा ही उसकी नौकरी के साथ भी था। काम पर जाने के कुछ दिनों बाद ही उसे कभी नादानी तो कभी किसी शैतानी और कभी कामचोरी के कारण नौकरी से निकाल दिया जाता था। बार बार ऐसा होने पर शेख के मन में हुआ कि इन नौकरियों से मुझे वैसे भी कुछ मिलने वाला नहीं है। अब मैं सीधे मुंबई जाऊंगा और बड़ा कलाकार बनूंगा। इसी सोच के साथ उसने झट से मुंबई जाने के लिए रेल की टिकट करवा ली। शेख चिल्ली का यह पहला रेल सफर था। खुशी के मारे वो वक्त से पहले ही रेलवे स्टेशन पहुंच गया। जैसे ही ट्रेन आई तो वो फर्स्ट क्लास की बोगी में जाकर बैठा गया। उसे पता नहीं कि जिस बोगी की टिकट काटी है उसी में बैठना होता है। वो पहली श्रेणी की बोगी थी, इसलिए शानदार और एकदम खाली थी। ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया। शेख के मन में हुआ कि हर कोई कहता है कि ट्रेन में भीड़ होती है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। अकेले बैठे कुछ डर उसने खुद के चंचल मन को संभाल लिया, लेकिन जब काफी देर तक ट्रेन कहीं नहीं रुकी और न कोई बोगी में आया तो वो परेशान होने लगा। उसने सोचा था कि बस की तरह ही कुछ देर बाद ट्रेन भी रुक जाएगी और फिर बाहर टलहा आऊंगा। बदकिस्मती से न कोई स्टेशन आया और न ऐसा हुआ। अकेले सफर करते करते शेख ऊब गया। वो इतना परेशान हो गया था कि बस की तरह ही रेलगाड़ी में भी इसे रोको कहकर चिल्लाने लगा। काफी देर तक शोर मचाने के बाद भी जब रेल नहीं रुकी तो वो मुंह बनाकर बैठ गया। काफी देर इंतजार करने के बाद एक स्टेशन पर ट्रेन रुक गई। शेख फुर्ती से उठा और ट्रेन के बाहर झांकने लगा। तभी उसकी नजर एक रेलकर्मी पर पड़ी। उसे आवाज देते हुए शेख ने अपने पास आने के लिए कहा। रेलकर्मी शेख के पास गया और पूछा कि क्या हुआ बताओ। शेख ने जवाब में शिकायत करते हुए कहा, यह कैसी ट्रेन है, कब से आवाज दे रहा हूँ लेकिन रुकने का नाम ही नहीं लेती है। शेख ने जवाब में शिकायत करते हुए कहा, यह कैसी ट्रेन है, कब से आवाज दे रहा हूँ लेकिन रुकने का नाम ही नहीं लेती है। यह कोई बस नहीं बल्कि ट्रेन है। हर जगह रुकना इसका काम नहीं है। यह अपनी जगह पर ही रुकेगी। यहाँ बस की तरह नहीं होता कि ड्राइवर व कंडक्टर को रोकने के लिए कह दो और रुक गई। शेख की शिकायत के जवाब में रेलकर्मी ने कहा। शेख ने अपनी गलती छुपाने के लिए रेलकर्मी से कह दिया कि हाँ, मुझे सब कुछ मालूम है। तेज आवाज में रेलकर्मी बोला, जब सब कुछ पता है तो ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो। शेख चिल्ली के पास इसका कोई उत्तर था नहीं। उसने बस ऐसे ही कह दिया कि मुझे जिससे जो पूछना होगा मैं पूछूंगा और बार बार पूछूंगा। गुस्से में रेलकर्मी ने शेख चिल्ली को नॉनसेंस कहते हुए आगे बढ़ गया। शेख को पूरा शब्द तो समझ नहीं आया, वो बस नून ही समझ पाया था। उसने रेलकर्मी को जवाब देते हुए कहा, हम सिर्फ नून नहीं खाते बल्कि पूरी दावत खाते हैं। फिर जोर जोर से हंसने लगा। तब तक उधर रेल भी अपने रास्ते पर आगे चल पड़ी। कहानी से सीख, किसी भी नई तरह की गाड़ी से सफर करने से पहले उससे संबंधित पूरी जानकारी जुटा लेनी चाहिए। मियां शेख चिल्ली और चार चोर। एक बार अंधेरी रात में मियां शेख चिल्ली अपने घर की ओर चले जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि चार लोग दबे पांव कहीं जा रहे हैं। मियां शेख चिल्ली उनके पास गए और पूछा, आप लोग इस वक्त कहाँ जा रहे हैं। तभी उन चारों लोगों को लगा कि यह भी हमारी तरह चोर है और यह भी चोरी करने जा रहा है, तो उन्होंने बिना डरे हुए शेख चिल्ली को बता दिया कि हम चारों लोग चोर हैं और हम चोरी करने जा रहे हैं। मियां शेख चिल्ली सोचने लगे कि मैं भी इनके साथ हो लेता हूं, जिससे कुछ नया सीखने को मिलेगा। मियां शेख चिल्ली उनके साथ चलने के लिए कहने लगे, लेकिन चोरों ने मना कर दिया। मियां शेख चिल्ली बार बार उनसे अपने साथ ले चलने के लिए विनती कर रहे थे। तभी चोरों ने कहा, ठीक है,
चारों चोर और मियाँ शेख चिल्ली अंधेरी रात में धीरे धीरे दबे पांव आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक रहीश आलीशान घर दिखाई दिया और वे उसमें धीरे धीरे अंदर घुस गए। उन चारों चोर में से एक चोर ने शेख चिल्ली को हिदायत दी कि कोई आवाज मत करना, अन्यथा हम पकड़े जाएंगे, और हमेशा छुपे रहना और धीरे धीरे कीमती सामानों और पैसों को ढूंढो। मियाँ शेख चिल्ली की ये पहली चोरी थी, इसलिए वो बड़े उत्सुक थे। उन्होंने सोचा चलो इनकी मदद करते हैं। मियाँ शेख चिल्ली और चारों चोर पूरे घर में कीमती सामान और पैसे ढूंढने लगे। मियाँ शेख चिल्ली ढूंढ ही रहे थे, लेकिन अचानक उनको खीर पकने की सुगंध आई। मियाँ शेख चिल्ली के मुंह में पानी आ गया और उसको खाने के लिए उसकी ओर चल दिए। वो चोरी करने आए हैं, ये ख्याल उनके दिमाग से उतर गया। उनको सिर्फ खीर खाने की जल्दी थी। मियाँ शेख चिल्ली रसोई घर में पहुंचे जहां खीर बन रही थी, और उन्हें वहां पर देखा एक बुढ़िया जो खीर बनाते हुए कुर्सी पर बैठी थी और शायद उसकी आंख लग गई थी। मियाँ शेख चिल्ली एक कटोरी में खीर परोसी और खाने लगे। तभी बुढ़िया ने अचानक नींद में उनकी तरफ हाथ किया तो शेख चिल्ली को लगा कि बुढ़िया भूखी है और खीर मांग रही है। इसी नेक सोच के साथ उन्होंने कटोरी से खीर निकालकर उसके हाथ में रख दिया। खीर बहुत गर्म होने के कारण बुढ़िया का हाथ जल गया और तिलमिला उठी और चिल्लाने लगी। बुढ़िया की चिल्लाहट को सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। अब चारों चोर और मियाँ शेख चिल्ली को भागने के लिए कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह उसी घर में छुप गए। तब बुढ़िया ने बताया कि इस घर में कुछ चोर घुस आए हैं। सभी लोग चोर को ढूंढने लगे, तभी एक चोर पकड़ा गया। सभी लोगों ने उसको खूब पीटा और उसे सवाल जवाब करने लगे रहे थे। तुम यहाँ क्या चुराने आए थे? चोर ऊपर वाला जाने, तुमने क्या क्या चुराया? चोर ऊपर वाला जाने, चोर बार बार यही कह रहा था, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। तो लोगों ने सोचा इसे जाने देते हैं, ये हमेशा सभी बातों में अल्लाह को याद करता है। तभी अचानक से धड़ाम की आवाज आई। मियाँ शेख चिल्ली ऊपर छुपे हुए थे, जो कूद पड़े थे और चोर को मारते हुए बोले। उन्होंने कहा, तुम और तुम्हारे साथी चोरी करो और नाम मेरा लगाओ, ऊपर वाला जाने। मियाँ शेख चिल्ली ने सबको बताया कि ये चोर और इसके 3 साथी चोरी करने आ रहे थे। तभी मैंने इनको देखा और मैं भी इसके साथ हो लिया। यह चारों चोर चोरी करने आए हैं, मैं भी उनके साथ हो लिया था, यह देखने के लिए ये लोग क्या करते हैं। लोगों ने बाकी तीनों चोरों को ढूंढकर खूब पीटा। इसी बीच मियाँ शेख चिल्ली मौका देखकर खिसक लिए। शेख चिल्ली और उसकी घोड़ी। काफी समय से शेख चिल्ली की पत्नी मायके में रह रही थी, वह वापस नहीं आ रही थी, तो शेख चिल्ली स्वयं उसे लाने के लिए अपने ससुराल पहुंच गए और वहां कुछ दिन बिताए। कुछ दिन बिताने के बाद शेख चिल्ली और उसकी पत्नी अपने घर वापस आने के लिए रवाना हुए। शेख चिल्ली के साथ एक घोड़ी भी थी जो काफी दुबली पतली थी। शेख चिल्ली उस पर बैठ गए और चलने लगे और साथ में उनकी पत्नी पैदल चल रही थी। कुछ दूरी जाने के बाद कुछ लोग उनको देखकर बोल रहे थे कि कितना बड़ा मूर्ख है, खुद घोड़ी पर बैठकर चल रहा है और अपनी पत्नी को पैदल लेकर जा रहा है। शेख चिल्ली को बुरा लगा और वह नीचे उतर गया और अपनी पत्नी को ऊपर बिठा दिया। उनकी पत्नी भी थक गई थी, इसीलिए वह घोड़ी पर बैठकर खुश हुई और चलने लगी। शेख चिल्ली और उसकी पत्नी जा रहे थे। तभी रास्ते में कुछ लोगों ने कहा कि कितना बड़ा मूर्ख है, इसकी पत्नी के होते हुए भी यह पैदल चल रहा है और इसकी पत्नी घोड़ी पर बैठी है, उसको भी शर्म नहीं आ रही है। शेख चिल्ली को बात बुरी लगी और वह भी स्वयं उस घोड़ी पर अपनी पत्नी के साथ बैठ गया। थोड़ी ही दूर चलने के बाद घोड़ी ने भी जवाब दे दिया। वह काफी दुबली पतली थी, इसलिए दोनों का बोझ सहन नहीं कर पा रही थी। शेख चिल्ली उस पर चाबुक बरसाते हुए जा रहा था। तभी लोग आपस में बातें कर रहे थे कि देखो उसको, कितना बड़ा मूर्ख है, उस दुबली पतली घोड़ी पर दोनों बैठकर जा रहे हैं। बेचारे बेजुबान जानवर पर उनको तरस भी नहीं आ रहा है।
शेख चिल्ली ये बात सुनकर नीचे उतर गया और अपनी पत्नी को भी नीचे उतार दिया। अब शेख चिल्ली और उसकी पत्नी पैदल चल रहे थे और साथ में उसकी घोड़ी भी चल रही थी। कुछ दूर जाने के बाद कुछ लोग फिर शेख चिल्ली के ऊपर हंसने लगे और उसे मूर्ख बोलने लगे और कहने लगे कि साथ में एक घोड़ी होते हुए भी दोनों पैदल जा रहे हैं। अब शेख चिल्ली को गुस्सा आने लगा था। वह घोड़ी को जमीन पर लेटाया और उसके हाथ पैर बांध दिए और अपने कंधे पर लाद लिया। कुछ दूर जाने के बाद फिर कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और कहने लगे, मूर्ख है मूर्ख, देखो कितना बड़ा मूर्ख है, घोड़ी को अपने ऊपर लाद कर जा रहा है। तभी शेख चिल्ली को बहुत तेज गुस्सा आया और तिल मिला उठा। वो गुस्से में घोड़ी को पास की तालाब में फेंक दिया और वापस चला गया। लोग हमेशा आपको बोलते रहेंगे, आप अच्छा करो या बुरा, कभी किसी की बात नहीं सुननी चाहिए। लोगों का काम है कहना। डंडे का कसूर शेख चिल्ली की। शेख चिल्ली को शहर में नौकरी मिल गई और वो शहर आ गया। शहर की आधुनिक व्यवस्थाओं से वह अनभिज्ञ था, इसलिए जैसे तैसे अपना काम कर रहा था। एक दिन उसके मालिक ने उसे मनी ऑर्डर फॉर्म के साथ कुछ पैसे दिए और कहा, चिल्ली जाओ मनी ऑर्डर करके आओ। शेख चिल्ली को बात समझ नहीं आई। तब मालिक समझाते हुए बोला, डाक खाने जाओ, वहां कहना कि तुम्हें मनी ऑर्डर करना है, बाकी सब वो कर देंगे, बस तुम ये फॉर्म और पैसे उन्हें दे देना। सिर हिलाकर शेख चिल्ली ने डाक खाने का रास्ता पकड़ लिया। रास्ते भर वो हैरान रहा कि क्या इस तरह भी कहीं कुछ भेजा जा सकता है। खैर, वो डाक खाने पहुंच गया और वहां बैठे डाक कर्मी को मनी ऑर्डर फॉर्म और रुपए देकर बोला, मनी ऑर्डर करना है। डाक कर्मी ने मनी ऑर्डर कर दिया। इससे होगा क्या, शेख चिल्ली ने पूछा। ये पैसे जिसे भेजे हैं उसे मिल जाएंगे, डाक कर्मी ने जवाब दिया। शेख चिल्ली बड़ा हैरान। वो दिन भी आया जब शेख चिल्ली को पहला वेतन मिला। वेतन मिलते ही उसे पहला ख्याल बेगम का आया। शहर के लिए निकलते समय बेगम बोली थी कि वहां से चमेली का तेल भेज देना। शेख चिल्ली ने पहले वेतन से बेगम की आरजू पूरी की, बाजार जाकर चमेली का तेल खरीद लाया और डाक खाने पहुंच गया। वहां डाक कर्मी से बोला, ये तेल अपने गांव भेजना है, जल्दी से मनी ऑर्डर कर दो। शेख चिल्ली की बात सुनकर कुछ देर के लिए तो डाक कर्मी हक्का बक्का रह गया। फिर उसकी बेवकूफी समझ में आने पर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, दे दो तेल की शीशी और आराम से घर जाओ। कई दिन बीत गए। एक दिन शेख चिल्ली को बेगम की चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, क्यों जी, अब तक चमेली का तेल नहीं भेजा, तनख्वाह नहीं मिली क्या? यह पढ़कर शेख चिल्ली झल्ला सा गया। वह फौरन डाक खाने पहुंचा और डाक कर्मी से शिकायती लहजे में बोला, कुछ दिन पहले मैंने चमेली का तेल मनी ऑर्डर किया था, वह अब तक मेरे घर क्यों नहीं पहुंचा? डाक कर्मी शेख चिल्ली को पहचान गया। वह स्थिति संभालते हुए बोला, दरअसल बात यह है कि तुम्हारा तेल मनी ऑर्डर से जा रहा था, लेकिन उधर से किसी ने एक डंडा भेज दिया। उस डंडे की मार से तेल की शीशी टूट गई। ऐसे में मैं क्या करूं? अच्छा, ऐसी बात है। फिर तुम क्या कर सकते हो? ये तो डंडा भेजने वाले का कसूर है। मिल जाए तो हड्डी पसली एक कर दूं, कहता हुआ शेख चिल्ली चल दिया। शेख चिल्ली की कहानी, ख्याली पुलाव। एक दिन मियां शेख चिल्ली सुबह सुबह बाजार पहुंच गए। बाजार से उसने ढेर सारे अंडे खरीदे और उन्हें एक टोकरी में जमा कर लिया। फिर टोकरी को अपने सिर पर रखकर अपने घर की तरफ चल दिया। पैदल चलते चलते उसने ख्याली पुलाव बनाने शुरू कर दिए। शेख चिल्ली सोचने लगा कि जब इन अंडों से चूचे निकलेंगे तो वो उनका बहुत ध्यान रखेगा। फिर जब कुछ समय बाद ये चूचे मुर्गियां बन जाएंगी तो वो अंडे देना शुरू कर देंगी।
मैं उन अंडों को बाजार में अच्छे दाम पर बेचकर खूब सारे पैसे कमाऊंगा और जल्द ही अमीर बन जाऊंगा। ढेर सारे पैसे आते ही मैं एक नौकर रखूंगा जो मेरे सारे काम करेगा। इसके बाद अपने लिए बहुत बड़ा घर भी बनवाऊंगा। उस आलीशान घर में हर तरह की सुख सुविधाएं होंगी। उस आलीशान घर में एक कमरा सिर्फ खाना खाने के लिए होगा, एक कमरा आराम करने के लिए होगा और एक कमरा बैठने के लिए होगा। जब मेरे पास हर तरह की सुख सुविधा हो जाएगी तो मैं बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी कर लूंगा। मैं अपनी पत्नी के लिए भी अलग से एक नौकर रखूंगा। अपनी पत्नी को समय समय पर महंगे कपड़े और गहने लाकर दूंगा। शादी के बाद मेरे 5 से 6 बच्चे भी होंगे जिन्हें मैं बहुत प्यार करूंगा और जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनकी अच्छे घर में शादी करवा दूंगा। फिर उनके भी बच्चे होंगे जिनके साथ मैं दिन भर बस खेलता ही रहूंगा। इन्हीं सब ख्यालों में गुम शेख चिल्ली मदमस्त होकर चले जा रहा था कि तभी उनका पैर रास्ते में पड़े एक बड़े से पत्थर से टकराया और अंडों से भरी टोकरी के साथ धड़ाम नीचे आ गिरा। नीचे गिरते ही सारे अंडे टूट गए और उसी के साथ शेख चिल्ली का सपना भी टूटकर बिखर गया। कहानी से सीख: सिर्फ योजना बनाने या सपने देखने से कुछ नहीं होता, बल्कि मेहनत करना भी जरूरी है। साथ ही पूरा फोकस वर्तमान समय पर होना चाहिए, वरना शेख चिल्ली की तरह सिर्फ ख्याली पुलाव बनाने से हमेशा नुकसान ही होगा। घर में लगी आग। शेख चिल्ली की कहानी। शेख चिल्ली की मां ने किसी से सिफारिश करवाकर राज दरबार में काम करने वाले एक व्यक्ति के पास उसकी नौकरी लगवा दी। शेख चिल्ली का काम अपने मालिक को घोड़ागाड़ी में बैठाकर दरबार ले जाना और वापस लाना था। दिन भर मालिक दरबार में रहता। उस समय शेख चिल्ली बाहर ही घोड़ागाड़ी लगा देता और पहरेदार के पास बैठकर मालिक का इंतजार करता। एक दिन शेख चिल्ली के मालिक के घर आटा खत्म हो गया। उसकी बेगम ने देखा कि घर में पैसे भी नहीं हैं। उसने फौरन एक नौकर को पैसे लाने मालिक के पास भिजवाया। नौकर दरबार जाकर शेख चिल्ली से मिला और उसे सारी बात बताकर मालिक से पैसे मांगकर लाने को कहा। बिना पहरेदार की अनुमति के शेख चिल्ली दरबार के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। उसने पहरेदार से निवेदन किया कि उसे अपने मालिक के पास जाने दे, लेकिन पहरेदार ने मना कर दिया। अब शेख चिल्ली क्या करे? वह वहीं से जोर से चिल्लाकर मालिक से बोला, हुजूर, आपके घर में आटा खत्म हो गया है। मालकिन ने आटा खरीदने पैसे मंगाए हैं। सारे दरबारी यह बात सुनकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। मालिक बड़ा शर्मसार हुआ। उसे शेख चिल्ली पर बहुत गुस्सा आया। बाहर आकर वह शेख चिल्ली को डांटते हुए बोला, आइंदा कभी मुझे दरबार में परेशान मत करना। कुछ भी बताना हो तो मेरे दरबार से बाहर आने का इंतजार करना। शेख चिल्ली ने हामी भर दी। एक दिन मालिक के घर में आग लग गई। घर से नौकर भागा भागा आया और शेख चिल्ली से यह खबर मालिक तक पहुंचाने को कहा। शेख चिल्ली को पिछला वाकया याद था और मालिक का आदेश भी, इसलिए वह शांति सी दरबार की कार्यवाही समाप्त होने तक बाहर ही खड़ा रहा। दरबार की कार्यवाही समाप्त होने के बाद जब मालिक बाहर आया तो शेख चिल्ली ने उसे यह घर में आग लगने की सूचना दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मालिक शेख चिल्ली पर बहुत आगबबूला हुआ। शेख चिल्ली भोलेपन से कहता रहा, मालिक, आपने ही आदेश दिया था कि आपको दरबार में परेशान न करूं, आपके दरबार से बाहर आने का इंतजार करूं। मालिक सिर पीट कर रह गया। शेख चिल्ली को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। शेख चिल्ली की कहानी चल गई। शेख चिल्ली की यह कहानी उसकी नासमझी और मनमौजी व्यवहार पर आधारित है। हुआ यूं कि एक बार शेख चिल्ली बीच बाजार में जोर जोर से चल गई कहते हुए भागने लगा। उन दिनों उस शहर में दो समुदाय के बीच तनाव की स्थिति थी। लोगों ने जब शेख को दौड़ते हुए चल गई कहते सुना तो उन्हें लगा कि दोनों समुदाय में लड़ाई शुरू हो गई है।
लड़ाई के डर के मारे सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानों को बंद कर दिया और अपने अपने घर की ओर जाने लगे। पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया। बस शेख ही इधर उधर चल गई कहते हुए दौड़ रहा था। कुछ देर बाद एक दो लोगों ने शेख को रोकते हुए पूछा कि भाई, ये तो बताओ कि कहाँ चली लड़ाई, क्या हुआ है। शेख को उनकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आई। वो हैरान होकर उनकी तरफ देखते हुए कहने लगा कि क्या पूछ रहे हो आप लोग? कौन सी लड़ाई? मैं किसी लड़ाई के बारे में नहीं जानता हूँ। उन लोगों ने जवाब देते हुए कहा कि तुम ही तो इतनी देर से चल गई कह रहे हो। हम बस यही जानना चाह रहे हैं कि कौन से इलाके में लड़ाई चल रही है। शेख को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा कि मुझे किसी लड़ाई के बारे में नहीं पता और न मुझे कुछ समझ आ रहा है कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं। इतना कहकर फिर शेख चिल्ली चल गई कहकर आगे भागने लगा। तभी उनमें से एक व्यक्ति ने उसे पकड़कर पूछा कि बस तुम ये बता दो कि चल गई क्यों चिल्ला रहे हो। हंसते हुए चिल्ली ने कहा कि आज बहुत समय बाद मेरा एक खोटा सिक्का चला है। मैं कितने समय से उसे अपनी जेब में रखकर घूम रहा था, लेकिन कोई दुकानदार उसे लेता ही नहीं था। आज एक दुकान में वो दुअन्नी चल गई। बस इसी खुशी में भागते हुए मैं पूरे इलाके में चल गई कह रहा हूँ। शेख की बात सुनकर सब लोगों को बड़ा गुस्सा आया। उनके मन में हुआ कि इस आदमी की बातों की वजह से बेकार में ही सारे लोग परेशान हो रहे हैं। यह सोचते हुए सब लोग वहां से चले गए और शेख भी हंसते हुए आगे बढ़ने लगा। मरा हुआ आदमी एक बार मुल्क का एक वरिष्ठ अफसर बुरी तरह बीमार हो गया। तरह तरह के हकीमों द्वारा उसकी चिकित्सा कराई गई, लेकिन कोई भी उसे स्वस्थ नहीं कर सका। वह अफसर बादशाह का बहुत मुँह लगा था। बादशाह अपने अधिकांश आदेश उस अफसर की सलाह लेने के बाद ही जारी करता था। बादशाह ने उस अफसर के परिवार वालों से कह दिया था कि तुम लोग रकम खर्च होने की कतई चिंता मत करना। जहां भी और जो भी महंगे से महंगा हकीम मिले उससे अफसर का इलाज करवाना। इसकी बीमारी का सारा खर्च सरकारी खजाने से दिया जाएगा। लेकिन वह कहावत है न कि यदि केवल रकम खर्च करने से ही लोग ठीक हो जाया करते तो कोई भी आदमी ज्यादा दिन तक बीमार न रहता। वही बात उस बीमार अफसर पर भी लागू होती थी। आखिर उसके परिवार वालों ने बादशाह को खबर दी कि जो अफसर का इलाज कर सके ऐसा कोई हकीम नहीं मिला। लिहाजा अब ऐसा लगता है कि अफसर का बचना नामुमकिन है। यह सुनते ही बादशाह ने सोचा कि अपने इतने बड़े अफसर को देखने के लिए उसे स्वयं उसके पास जाना चाहिए। यह सोचकर वह राजमहल से निकला और अफसर की हवेली की तरफ चल पड़ा। रास्ते में खोजा के घर रुककर उसने खोजा को भी अपने साथ चलने को कहा। अभी बादशाह और खोजा अफसर की हवेली से कुछ दूर थे कि तभी बादशाह ने एकाएक खोजा से कहा, खोजा, तुम भी तो आला दर्जे के करामाती इंसान हो। दुनिया भर के महंगे से महंगे हकीमों ने तो अफसर को ठीक करने से इनकार कर दिया। क्या तुम ऐसा कोई उपचार नहीं बता सकते जिससे वह फिर से भला चंगा हो जाए? कुछ नहीं, खोजा ने कहा, जहांपना, मैं कुछ कर सकता हूँ या नहीं यह तो मरीज को देखकर ही बता सकूंगा। उसे देखने से पहले कोई दवा भला कैसे करूं? थोड़ी ही देर में वे दोनों बीमार अफसर की हवेली पर पहुंच गए। वहां का आलम ही दूसरा था। हालांकि वह अफसर अभी जिंदा था, लेकिन पूरी हवेली में ऐसा मातम छाया हुआ था जैसे कि अफसर का देहांत हो चुका हो। किसी को भी बादशाह के वहां आने की खुशी महसूस नहीं हो रही थी। बीमार अफसर के पास पहुंचने के बाद बादशाह ने खोजा की तरफ आंखों में इशारे से कहा, यह रहा तुम्हारा मरीज। इसे देखो और इसकी बीमारी दूर करने का कोई उपाय करो। खोजा ने बीमार अफसर के पास पहुंचकर उसकी नाड़ी टटोली, फिर उसके दिल पर हाथ रखा।
जब इतने से उसकी समझ में आया तब अपना कान उसके दिल वाली जगह पर रखा। कुछ देर दिल की धड़कन सुनने के बाद वह बोला, बादशाह सलामत। मैं किसी जिंदा आदमी का इलाज तो कर सकता हूँ, किसी मुर्दे का नहीं। खोजा की यह बात सुनकर बादशाह हैरत में पड़ गया। अफसर के घर वालों की भी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही। बादशाह ने खोजा को डांटा, खोजा, यह क्या बक रहे हो? अभी अफसर जिंदा है और तुम उसे जीते जी मुर्दा ऐलान कर रहे हो। यह बदतमीजी तो है ही, इंसानियत भी नहीं है। खोजा ने कहा, गुस्ताखी माफ हो बादशाह सलामत। आप लोगों को जो जिंदा दिखाई दे रहा है वह इस अफसर का जिस्म है, लेकिन इसका दिल अभी नहीं, जाने कब का मर चुका है। लगता है यह जनता पर इतने जुल्म अब तक करता रहा, वह इसीलिए कि इसका दिल कब का मर चुका था। अब यह जिस्म से भी इतना कमजोर हो गया है कि इसके ठीक होने के कोई आसार नहीं हैं। आदमी जब बीमार होता है तब दवाओं और दुआओं से उतना तंदुरुस्त नहीं होता जितना अपने दिल को मजबूत करने से होता है। चूंकि इसका दिल तो गरीबों पर जुल्म ढाते ढाते मर चुका है, इसीलिए कोई हकीम इसे अब तक ठीक नहीं कर सका और न मैं ठीक कर सकूंगा। अब तो इसे चैन से मरने दीजिए, वही इसके लिए और आम जनता के लिए फायदेमंद रहेगा। खोजा की दो टूक बातें सुनकर बादशाह को इस बारे में कुछ और कहना ही नहीं बल्कि वहां रुके रहना भी दूभर लगने लगा। उसने घर के लोगों को गम सहने की नसीहत दी और खोजा को अपने साथ लेकर महल की ओर चल पड़ा। लगभग आधे रास्ते तक खोजा और बादशाह में कोई बातचीत नहीं हुई। बाद में उदासी भरे स्वर में बादशाह ने खोजा से पूछा, खोजा, क्या तुम जानते हो कि यदि मुझे जन्नत में जाना हो तो क्या करना होगा? खोजा ने कहा, आपको रात दिन सोना पड़ेगा, तब तक जब तक आपका आखिरी वक्त नहीं आ जाता। बादशाह ने हैरान होकर अगला सवाल किया, क्या दिन रात सोने से जन्नत नसीब हो जाती है? खोजा ने बताया, सबको तो नहीं, पर आपको नसीब हो सकती है। दरअसल जब तक आप जागते रहेंगे तो फिर किसी अफसर के बहकावे में जनता पर जुल्म ढाएंगे। जब सोते रहेंगे तो किसी की बद्दुआ कमाने की नौबत ही नहीं आएगी। ऐसे में हो सकता है कि आपको मरने के बाद जन्नत नसीब हो जाए। पक्के तौर पर मैं यह दावा हरगिज नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक जिस बीमार अफसर को हम और आप देखकर आ रहे हैं, ऐसे न जाने कितने अफसरों के कहने में आकर आप जनता का जीना दूभर करते रहे हैं। आखिर उनका नतीजा भी तो आपके खाते में दर्ज हो चुका होगा। खोजा की खरीखरी बातें सुन बादशाह का दिल और दिमाग सुन्न हो गए। फिर उसने पूरे रास्ते खोजा से कोई बात नहीं की। दावपेंचों की थैली बात उन दिनों की है जब खोजा की प्रसिद्धि देश विदेश में फैल चुकी थी। पड़ोसी मुल्क के बादशाह को जब इस बात का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, सुना है कि हमारे पड़ोसी मुल्क में नसरुद्दीन खोजा नाम का एक आदमी अपने बादशाह को हमेशा उल्लू बनाता रहता है, क्या यह सच है? हाँ बादशाह सलामत, यह सच है। मंत्रियों ने जवाब दिया, हमने सुना है कि खोजा बड़ा अक्लमंद और आलिम फाजिल है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। यह कैसे हो सकता है? बादशाह बोला, एक मामूली आदमी आखिर इतना चतुर कैसे हो सकता है कि वह बादशाह को भी मात दे सके? आप सही फरमा रहे हैं हुजूर, हमें भी यकीन नहीं है। अंत में बादशाह ने खोजा को मात देने के लिए स्वयं पड़ोसी राज्य में जाने का फैसला कर लिया ताकि वह यह साबित कर सके कि एक बादशाह मामूली आदमी से कहीं ज्यादा अक्लमंद होता है। खोजा के मुल्क में पहुंचकर बादशाह ने देखा कि एक आदमी खेत में काम कर रहा है। बादशाह ने उसके निकट जाकर उससे पूछा, तुम्हारे मुल्क में नसरुद्दीन खोजा नाम का एक आदमी रहता है, मैं उससे मिलना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि आखिर वह कितना अक्लमंद है।
यह सुनते ही उस आदमी ने जो खेत में काम कर रहा था और स्वयं ही खोजा था, बादशाह की बात को भांप लिया और बोला, मैं ही नसरुद्दीन खोजा हूँ। कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? ओह, तो तुम ही खोजा हो? बादशाह कटाक्ष करता बोला, मैंने सुना है तुम बड़े ही धोखेबाज हो, पर मैं तुम्हारे धोखे में हरगिज नहीं आऊंगा। क्या तुम मुझे झांसा दे सकते हो? जरूर, मैं आपको जरूर झांसा दे सकता हूँ। खोजा ने उत्तर दिया, मगर ठहरिए, आपको कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। मैं जरा घर जाकर अपनी दामवपेंचों की थैली तो उठा लाऊं, तब आपको झांसा दे सकूंगा। अगर आप मेरे दामवपेंचों से नहीं डरते तो कुछ देर के लिए कृपया अपना घोड़ा मुझे दे दीजिए, ताकि मैं जल्दी वापस लौट सकूं। ठीक है, ले आओ अपनी दामवपेंचों की थैली। ऐसी 10 थैलियां भी मेरे सामने बेकार साबित होगी। यह कहकर बादशाह अपने घोड़े से नीचे उतर गया और घोड़े की लगाम खोजा को थमा दी। जल्दी जाओ और फौरन लौटकर आना। मैं तुम्हारे हर दामवपेंच को नाकाम कर दूंगा। खोजा उछलकर घोड़े पर सवार हो गया और कुछ ही पलों में बादशाह की नजरों से ओझल हो गया। बादशाह उसकी बाट जोहता रहा। इंतजार करते करते घंटों बीत गए। तब सूरज पश्चिमी पहाड़ियों में डूब गया, तब भी खोजा के लौटने के आसार नजर नहीं आए। अब तो बादशाह समझ गया कि वह खोजा के झांसे में आ ही गया है। रात के अंधेरे में वह अपना सा मुंह लेकर चुपचाप अपने देश की ओर लौट पड़ा। एक बार अकबर बादशाह ने एक नई चुनौती का आयोजन किया। वह चाहता था कि उसके दरबार के मंत्री अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान को साबित करें। अकबर ने घोषणा की कि जो भी मंत्री एक विशेष समस्या का सबसे अच्छा समाधान प्रस्तुत करेगा, उसे एक बेशकीमती रत्न पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। सभी मंत्री और दरबारी उत्सुकता से चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अकबर ने यह चुनौती बहुत ही कठिन और विचारणीय बनाई। उसने कहा, मैं चाहूंगा कि तुम सभी एक ऐसा समाधान प्रस्तुत करो जो किसी भी ऐसी समस्या को हल कर सके जो एक दिन के भीतर पूरी न हो पाए। तुम्हें एक दिन के भीतर अपनी योजना और समाधान प्रस्तुत करना होगा। यह चुनौती सुनकर सभी मंत्री और दरबारी हैरान रह गए। एक दिन में कोई बड़ी समस्या कैसे हल हो सकती है? उन्होंने सोचा कि यह असंभव है, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की और उसने कहा, जहांपनाह, मैं इस चुनौती को पूरा करने के लिए तैयार हूं। मुझे एक दिन का समय चाहिए। अगले दिन बीरबल ने एक विशेष योजना तैयार की और अकबर के पास पेश किया। उसने कहा, जहांपनाह, मैंने आपकी चुनौती को स्वीकार किया है। मैंने एक समस्या को हल करने का एक तरीका खोज लिया है। अकबर ने कहा, तुम्हारी योजना क्या है? हमें बताओ। बीरबल ने एक तांत्रिक शब्दों में एक पुराना लोहा का ढांचा और एक बड़ी सी लकड़ी की ट्रंक पेश की। उसने कहा, यह लोहा और लकड़ी की ट्रंक एक प्रतीकात्मक समस्या का समाधान है। मेरी योजना इस बात पर आधारित है कि समय के साथ सही योजना और समझदारी से किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है। फिर बीरबल ने एक छोटे से कागज पर लिखा, समय और प्रयास से कोई भी बड़ी समस्या हल की जा सकती है। यह लोहा और लकड़ी के ढांचे यह दिखाते हैं कि कैसे सही योजना और प्रयास के साथ समय का सही उपयोग किया जा सकता है। अकबर ने ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुमने इसे प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। क्या तुम्हारे पास कोई वास्तविक समाधान है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, इस लोहा और लकड़ी की ट्रंक को देखकर समझा जा सकता है कि कैसे साधारण चीजों के साथ भी बड़े काम किए जा सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि समय की सही योजना और समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। अकबर ने सोचा कि बीरबल का उत्तर दार्शनिक और प्रेरणादायक है,
लेकिन यह प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं था। फिर भी उसने बीरबल की बुद्धिमत्ता और विचारशीलता की सराहना की। फिर अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, क्या किसी और के पास कोई विशिष्ट समाधान है जो एक दिन के भीतर समस्या को हल कर सके? एक मंत्री ने आगे आकर कहा, जहांपनाह, मैंने एक योजना तैयार की है। अगर हमें एक दिन में बड़ी समस्या का समाधान निकालना हो तो हमें छोटी छोटी समस्याओं को पहले हल करना होगा और फिर बड़े पैमाने पर सोचना होगा। उस मंत्री ने एक योजना प्रस्तुत की जिसमें उसने कहा कि बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटकर उन पर काम करना चाहिए। इस तरह से समस्या को क्रमवार हल किया जा सकता है और अंततः बड़े लक्ष्यों को भी पूरा किया जा सकता है। अकबर ने देखा कि मंत्री की योजना व्यावहारिक और व्यवहारिक थी, लेकिन बीरबल की योजना ने दार्शनिक दृष्टिकोण को भी उजागर किया। अकबर ने फैसला किया कि दोनों को सम्मानित किया जाएगा, बीरबल को उसकी दार्शनिकता और समझदारी के लिए और मंत्री को उसकी व्यावहारिक योजना के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। इस घटना के बाद अकबर ने सबक सीखा कि किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए सही दृष्टिकोण और योजना का होना आवश्यक है। चाहे वह दार्शनिक हो या व्यावहारिक, दोनों दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हैं। बीरबल की बुद्धिमानी ने यह साबित कर दिया कि समय और सही दृष्टिकोण से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। मुल्ला नसरुद्दीन और सपना। मुल्ला नसरुद्दीन कल पिटाया आया था। पट्टियां बंधी थीं, पलस्तर हाथ पर चढ़ा था। मैंने कहा, क्या हुआ? किसी कार, ट्रक, रेलगाड़ी किसके नीचे आ गए? उसने कहा, कुछ नहीं। पति हूं, पत्नी के नीचे आ गया। जरा सी भूल हो गई और ऐसी गति हुई, ऐसा मारा उसने कि छठी का दूध याद दिला दिया। मैंने पूछा, ऐसी क्या भूल हो गई जो इतना नाराज पत्नी हो गई? आखिर क्या? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, अब क्या कहूं? अब क्या और कहकर अपनी फजीहत कराऊं? एक सपने के पीछे सब हुआ। मैंने पूछा, सपने के पीछे? उसने कहा, हाँ। पत्नी ने एक रात पहले सपना देखा और कहने लगी कि बड़ा अजीब सपना था, फजलू के पिता कहे बिना नहीं रहा जाता। मैंने देखा एक जगह मस्तिष्क नीलाम हो रहे हैं। कोई मस्तिष्क 10,000 में, कोई 25,000 में, कोई 50,000 में। पूछा मैंने कि ये मस्तिष्क इतने इतने दाम के? तो पता चला कि कोई वैज्ञानिक का मस्तिष्क है, कोई संत का मस्तिष्क है, कोई गणितज्ञ का, कोई संगीतज्ञ का, कोई कवि का, कोई चित्रकार का, बड़े कीमती हैं। मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा, यह भी तो बता, मेरा भी मस्तिष्क नीलाम हो रहा था कि नहीं? उसने कहा, हो रहा था। उसी नीलामी को देखकर तो मेरी नींद टूटी। 1 रुपए के दर्जन बंडल में बंधे थे, बाकी सब तो अलग अलग बिक रहे थे, तुम्हारा तो दर्जन में बिक रहा था, और रुपए के दर्जन भर। और बेचने वाला कह रहा था कि अगर और चाहिए तो और भी दे दूं। इनको खरीदता ही कौन है? स्वभावतः मुल्ला को चोट लगी, सदमा पहुंचा भारी। सो उसने कहा, मैंने भी दूसरे दिन बनाकर एक सपना बोल दिया, उसी से यह मेरी हालत हुई। दूसरे दिन सुबह मैंने भी कहा कि मैंने भी एक सपना देखा कि नीलाम हो रहे हैं मुंह, एक से एक बकवासी। किसी की कीमत 50,000 क्योंकि वह राष्ट्रपति, किसी की कीमत लाख क्योंकि वह प्रधानमंत्री, किसी की कीमत 25,000 क्योंकि वह बड़ा कवि, किसी की कीमत 15,000 वह बड़ा संगीतज्ञ, बड़ा गायक। पत्नी ने कहा, और मेरा भी मुंह नीलाम हो रहा था कि नहीं? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, हो रहा था। अरे तेरे मुंह में ही तो नीलामी चल रही थी। बस यह सुनते ही अब आप देख ही रहे हैं कि जो मेरी गति हो गई। जब नसीरुद्दीन ने पकड़ी दावत से चम्मच उड़ाने वाले शख्स की चोरी, और वो भी सोने की चम्मच को खुद उड़ाकर। बात तब की है जब मुल्ला नसीरुद्दीन बुखारा में था, उसकी शोहरत बुलंदियों पर थी।
बुकारा के अमीर लोग मुल्ला नसीरुद्दीन की सोहबत पसंद करते थे। जब कभी किसी रईस के घर कोई दावत होती तो वहां से नसीरुद्दीन को बुलावा अवश्य आता। नसीरुद्दीन भी ऐसी दावतों में जाना पसंद करता था, क्योंकि इससे कई तरह के लोगों से मिलना जुलना हो जाता था और आसपास घटित हो रही घटनाओं की जानकारी भी मिल जाती थी। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को बुकारा के एक बड़े रईस ने अपने घर दावत पर बुलाया। रईस के घर पोते ने जन्म लिया था। पोते के जन्म से रईस बहुत खुश था। रईस ने बड़ी शान से पोते के जन्म का जश्न मनाने का फैसला किया था। इसलिए दावत में हर तरह के पकवान का इंतजाम उसने किया। इस व्यवस्था के साथ ही उसने इस दावत में बुकारा के सभी नामी गिरामी लोगों को बुलावा भेजा था तथा मुल्ला नसीरुद्दीन जैसे लोगों से खुद मिलकर गुजारिश कर आया था कि वे उसके घर दावत में जरूर आएं। दावत के समय जब मुल्ला नसीरुद्दीन रईस के घर पहुंचा, उस समय तक रईस के लगभग सभी अतिथि वहां आ चुके थे। अतिथियों के बीच मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी पतली लंबी दाढ़ी और नोकदार टोपी के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। लोग चौकड़ियों में खड़े बातें कर रहे थे। रईस के आग्रह पर दावत आरंभ हुई। दावत के दौरान रईस ने अपनी दौलत का हर संभव प्रदर्शन किया था। सोने की थाली, चांदी के कटोरे, सोने के चम्मच का दावत के दौरान भरपूर उपयोग हुआ था। मुल्ला नसीरुद्दीन के आगे वाली पांत में भोजन करने के लिए एक नीली शेरवानी वाला आदमी बैठा था। मुल्ला ने देखा कि उसने सोने का एक चम्मच, जिसके बेंट पर हीरे जड़े थे, अपने बाएं हाथ से उठाया और इधर-उधर देखते हुए उस चम्मच को चुपके से शेरवानी की बाईं जेब के हवाले कर दिया। यह काम उसने इतनी चालाकी से किया था कि उसकी इस हरकत का पास बैठे लोगों को भी अंदाज नहीं लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन उस व्यक्ति पर अपनी